all are doing well. I, Harshita Sharma, welcome you all in the Albatross English classes. And in today's class, we will discuss chapter number 1 of class 8 NCERT English book, The Best Christmas Present in the World. So let's start. So this is the brief introduction of the chapter. The title of the chapter is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Michael Morpurgo, known for his magical way of storytelling. Genre of the chapter is this is an historical fiction, and the story explores theme of war, peace and human connection through the touching narrative set during the World War I. ठीक है, World War I के टाइम का narrative सेट करा हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट थीम्स के बारे में बात होगी, जो कि वॉर की थीम है, पीस की थीम है और ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन हारमोनी के बारे में बात होगी, रिलेशनशिप, हारमोनिकल रिलेशनशिप के बारे में बात होगी. यहाँ पे दो आर्मीज़ के बारे में बताया गया है. फर्स्ट इज़ ब्रिटिश आर्मी एंड अनदर वन जर्मन आर्मी. ब्रिटिश आर्मी जहाँ से हमारा प्रोटैगनिस्ट जिम मैकपर्सन बिलोंग करता है, ठीक है, और जर्मन आर्मी जहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज़ हैंस वुल्फ. ठीक है, उस कैरेक्टर का नाम है हैंस वुल्फ. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हार्मोनी, इन दोनों आर्मीज़ के बीच में रिलेशन हार्मोनी का पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्ट होती है, द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर फाइंडिंग एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क एट ए जंक शॉप. ये स्टोरी डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हमारा नरेटर एक जंक शॉप पे एक रोल टॉप डेस्क को परचेज कर रहा होता है, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है. तो ये जंक शॉप से एक ओल्ड सेकेंड हैंड रोल टॉप डेस्क को परचेज़ करता है, विच ही बाइज एंड रिस्टोर, जो कि वो ख़रीदता है और उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैं इसको बाद में रिपेयर करा लूँगा, क्योंकि वो रोल टॉप डेस्क काफ़ी जली हुई होती है, उस पर काफ़ी पानी के और जले हुए होने के निशान होते हैं. वाइल फिक्सिंग द डेस्क, जब वो उस डेस्क को फिक्स कर रहा होता है तो द नरेटर डिस्कवर ए हिडन लेटर. तो उसके अंदर उसको एक हिडन लेटर मिलता है जिसपे डेट मेंशन होती है 26 दिसंबर 1940. ठीक है, उस रोल टॉप डेस्क के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है और उस कंपार्टमेंट में उसको एक लेटर मिलता है जो एक ब्रिटिश सोल्जर जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन के लिए लिखा होता है और उस पर डेट मेंशन होती है 26 दिसंबर 1940. ठीक है, नरेटर एक जंक शॉप पे गया, जंक शॉप पे उसको एक ओल्ड रोल टॉप डेस्क मिली. जब वो उसे घर पे रिपेयर करने के लिए लाया, उस टाइम पे जब वो उसको सही कर रहा था, उस रोल टॉप डेस्क को जब वो सही कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, तब उसके एक कंपार्टमेंट में, उसके एक ड्रॉर के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे डेट मेंशन होती है 26 दिसंबर 1940. द लेटर रिकाउंट्स द क्रिसमस ट्रूस. लेटर क्रिसमस ट्रूस को डिस्कवर करती है. अब ट्रूस क्या होता है? ट्रूस होता है एक पर्टिकुलर सीज फायर वाला टाइम. ठीक है, सीज फायर वाला टाइम होता है ट्रूस. ठीक है, जब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही होती है. सो द लेटर रिकाउंट्स द क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 वेयर ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स लेट डाउन देयर आर्म्स. ठीक है, जब ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स ने अपने आर्म को छोड़ दिया होता है, अपने वेपन्स को छोड़ दिया होता है और वो एक्सचेंज करते हैं ग्रीटिंग्स, वो फुटबॉल खेलते हैं और अपना फूड भी शेयर करते हैं. कौन कौन? जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी. ये रिफ्लेक्ट करता है जिम के जॉय को, उसकी होप को, जो उसे उस टाइम पर महसूस होती है जब दोनों ही आर्मी लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं बल्कि एक हार्मोनिकल रिलेशनशिप को शेयर कर रहे होते हैं. Jim writes about the joy and hope that he felt during this brief moment of peace and expresses his wish to return home soon. ठीक है, उस लेटर के अंदर वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं और उसी के साथ में ही उसका होम सिकनेस भी हमें देखने को मिलता है कि वो कितना बेचैन है अपने घर वापस जाने के लिए. यहाँ मेजर कैरेक्टर कौन कौन है? जिम मैकपर्सन, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर हैं, हु राइट्स द लेटर टू हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए ये लेटर लिखता है, जहाँ पर वो अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपने इमोशंस को शेयर करता है ड्यूरिंग द क्रिसमस ट्रूस. ठीक है, जहाँ क्रिसमस ट्रूस, अभी ट्रूस क्या होता है? ट्रूस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑपोजिंग साइड मतलब ब्रिटिश साइड और जर्मन साइड. तो ऑपोजिंग साइड इन ए कॉन्फ्लिक्ट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने उस आर्मी प्लेस पे, उस आर्मी वाला बैटल फील्ड पे उन्होंने एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए या इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने वेपन्स गिरा दिए थे. ठीक है, और उन्होंने फुटबॉल मैच खेला, उन्होंने खाना शेयर करा. तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोला गया है क्रिसमस ट्रूस.
कॉनी मैकपर्सन कौन है? कॉनी मैकपर्सन इज जिम्स वाइफ, जिम की वाइफ होती है। हु चेरिश्ड द लेटर, जो कि एज ट्रेजर्ड मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। हु चेरिश द लेटर, जो हमेशा उस लेटर को संभाल के रखती है एज ए ट्रेजर, जैसे कि वो उसका एक खजाना हो। ट्रेजर्ड मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, जो कि वो उसके हस्बैंड को उसको याद दिलाती है। द नरेटर, द पर्सन who finds the letter and seek to return it to the rightful owner, ठीक है। अब इसमें हमारे जो नरेटर हैं उन्हें वो लेटर मिलता है और वो इसे उसके राइटफुल ऑनर के पास में वापस पहुंचाते हैं। हैंसवुल्फ, राइटफुल ऑनर उनका कौन होता है? राइटफुल ऑनर उनका कॉनी मैकपर्सन होती है। तो वो लास्ट के अंदर कॉनी मैकपर्सन को ढूंढते हैं और उसे वापस अपना लेटर रिटर्न करते हैं। हैंसवुल्फ कौन है? हैंसवुल्फ एक जर्मन सोल्जर हैं हु हैज़ बीन रेफर्ड बाय जिम मैकपर्सन इन हिज लेटर, ठीक है। वो हमें उनके जिम मैकपर्सन के लेटर में ही देखने को मिलते हैं। इस पूरे स्टोरी में थीम क्या क्या एक्सप्लोर की गई है? वॉर और पीस की थीम को एक्सप्लोर की गई है। द स्टोरी हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर एंड द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर पीस एंड कॉमर्डरी। ओके, सो थीम्स। अब ये पूरी स्टोरी क्या क्या मेजर थीम्स डिस्क्राइब करती है, या इस पूरी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पे मेजर थीम क्या क्या आती है? फर्स्ट, वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस में क्या होता है कि वॉर एंड पीस क्यों है कि ये एक वॉर बैटलफील्ड की स्टोरी है जहाँ पर कंपेनियनशिप को डिस्क्राइब करना चाहा है या हार्मोनिक रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करी गई है बिटवीन द two opposite soldiers, between the two opposite army soldiers. Okay, so the story highlight करती है the contrast between the brutality of war की brutality को, cruelty को, and the human capacity for peace and camaraderie का मतलब होता है companionship या fellowship, ठीक है। कंपेनियनशिप या फेलोशिप को हम बोलते हैं कैमराडरी। सो ये स्टोरी हाईलाइट करती है कॉन्ट्रास्ट को। किन कॉन्ट्रास्ट को? कि कैसे तो एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करी गई है और उसमें वॉर एकदम उससे उल्टी चीज़ है। ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर एंड पीस दैट इज़ देयर इन द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। पीस दैट इज़ देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्या है? होप एंड ह्यूमैनिटी। होप और ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है कि डिस्पाइट द हॉरर्स ऑफ वॉर, कि चाहे कितना भी डर हो वॉर का, द स्टोरी शोज द होप, ऑप्टिमिस्टिक, ओके, होप एंड द ऑप्टिमिज्म एंड ह्यूमैनिटी कैन प्रिवेल, ठीक है। होप और ह्यूमैनिटी हमेशा आगे रहती है। होप और ह्यूमैनिटी हमेशा आगे रहती है चाहे कितना भी वॉर का हॉरर हो, इवन इन द डार्केस्ट टाइम, चाहे वो एकदम ग्लूमी टाइम ही क्यों ना हो। और थर्ड और फॉरमोस्ट कौन सी थीम इसमें हाईलाइट हुई है? मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस। मेमोरी और रिमेम्बरेंस की थीम सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग मेमोरी की बहुत ज़रूरी है, हम हमारी मेमोरीज, इन सभी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखें। एंड ऑनरिंग दोज, और उन लोगों को हमेशा ऑनर दे, हमेशा सम्मान दे, दोज हु हैव एक्चुअली सफर्ड एंड सेक्रीफाइड देयर लाइफ during the war time. I just want you all to write these things in your notebook. Okay, in your notebook just write all these things, otherwise take the screenshot of this page कि यहाँ इस पूरे चैप्टर में क्या क्या थीम को डिस्क्राइब किया गया है। वॉर एंड पीस को डिस्क्राइब किया गया है, होप और ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब किया गया है, और मेमोरी और रिमेम्बरेंस को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी बैकग्राउंड पे, उसी सेटिंग पे बेस्ड है। सो द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द वॉर इंक्लूडिंग इट्स कॉजेस, कि इसके क्या क्या रीज़न थे, मेजर इवेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोल्जर्स एंड सिविलियन, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट हुआ था सोल्जर्स पे और वहाँ और लोगों पे, ठीक है, उसके बारे में भी हमने डिटेल पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड है द क्रिसमस ट्रूस। ट्रूस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ट्रूस का क्या मतलब होता है? सीज फायर, जहाँ पर हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में हार्मोनिकल रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। So, the detailed explanation of the 1914 Christmas truce, where soldiers on both sides spontaneously
सीज, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि किसी ने उनको बोला नहीं है ऐसा करने के लिए, बट आप ऑल सडन वो चीज़ कर रहे हो, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस, जो आपके अंदर से हो रहा है कि हाँ ऐसा मुझे करना ही है। सो वेयर द सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड स्पॉन्टेनियसली सीज्ड फाइटिंग को बंद कर दिया है एंड सेलिब्रेट टुगेदर, और दोनों ही आर्मी काफ़ी खुश हैं और सेलिब्रेट कर रही है क्या, क्रिसमस। अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की भी बात कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि ऑथर ने कितना ब्यूटीफुली इस चैप्टर को लिखने के लिए किन किन डिवाइसेस का यूज़ करा है, ताकि इस चैप्टर को और ज़्यादा ऑर्नामेंटल बनाया जा सके। सो द यूज़ ऑफ फाउंड लेटर टू कनेक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट टू, यहाँ पर 2 प्लॉट बताए गए थे। फर्स्ट प्लॉट क्या था, जब नरेटर को वो रोल टॉप डेस्क मिलती है, वो उसमें से लेटर निकालता है, उस लेटर को पढ़ता है और उसके बाद में उसका पास्ट, उस लेटर के थ्रू वो पास्ट में जाता है। पास्ट में वो सारी उनकी जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होती हैं जो जिम मैकपर्सन ने अपने लेटर में लिखी होती हैं, वो सब कुछ उसके पास्ट को बताता है। अलाउिंग रीडर टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री थ्रू पर्सनल स्टोरी, ठीक है, और उसके कारण हम पर्सनल स्टोरी के थ्रू हम पूरा वॉर टाइम को देख पाते हैं या पूरा वॉर टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजरी क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ के उसकी सीनरी क्रिएट कर सके अपने माइंड में, तो जब हम जिम मैकपर्सन का लेटर पढ़ते हैं तो हम पूरा वॉर टाइम से खुद को रिलेट कर सकते हैं और पूरा वॉर टाइम को अच्छे से सोच सकते हैं, हमारे माइंड में सीनरी बन जाती है उन चीज़ों की। सो द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रूथ्स evoking the emotions and atmosphere of the moment, of that particular moment. और symbolism क्या है, so the latter symbolizes hope, peace and enduring human spirit. ये अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कुछ मेजर इवेंट्स जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं या जिनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। फर्स्ट है जिम्स इमोशन एंड होप। जब जिम वो लेटर लिखता है तो वो बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, बट उनसे आपको क्या रिफ्लेक्शन मिलता है, तो जिम कन्वेज अ सेंस ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। तो जिम कन्वे करता है सेंस ऑफ होप को और ऑप्टिमिज्म को इन द लेटर। किस तरह के ऑप्टिमिज्म का, कि दोनों ही पार्टी मतलब दोनों ही आर्मीज जो हैं वो पीस चाहती हैं। कोई भी आर्मी नहीं चाहती है कि लड़ाई हो, किसी भी नेशन की आर्मी ये नहीं चाहती है लड़ाई हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली से एकदम सेपरेट होती है, वो नहीं चाहती है कि वो हमेशा अपनी फैमिली से सेपरेट रहें। The hopes that the truce might be a sign that the war will soon end, ठीक है। और जब वो क्रिसमस ट्रूस वाला टाइम होता है, उस टाइम पे उनको लगता है कि शायद ये वॉर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल बी एबल टू रिटर्न होम, ओके, और वो वापस अपने घर जा पाएंगे। एंड द जिम मैकपर्सन ही विल बी एबल टू रिटर्न होम टू कॉनी, और वो वापस कॉनी से मिल पाएगा। ये रिफ्लेक्ट ऑन द अब्सर्डिटी ऑफ वॉर। अब्सर्डिटी मतलब एक बेतुक सी चीज़ है। वॉर क्यों है इसका कोई रीज़न नहीं है। गिवन हाउ द सोल्जर ऑन बोथ द साइड वर एबल टू कनेक्ट एज फेलो ह्यूमन बीइंग डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट दैट सेपरेट देम, ठीक है। वो दोनों ही जो ह्यूमन है, और दोनों अलग अलग आर्मी से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल उनको ये जो वॉर है वो उनको ये जो वॉर है वो एक अब्सर्ड चीज़ है, एक बेतुकी सी चीज़ है, क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते हैं वॉर हो। एंड गिवन हाउ द सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड, दोनों ही साइड के जो आर्मी के लोग हैं वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। टू कनेक्ट एज फेलो ह्यूमन बीइंग डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट दैट सेपरेट देम, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है इसका कि जब नरेटर वो लेटर पढ़ता है, उसके बाद में नरेटर को क्या डिज़ायर होती है या नरेटर की ऐसी क्या इच्छा होती है जो कि एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो मूव्ड बाय द लेटर नरेटर फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे नरेटर को फील होता है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न इट टू इट्स राइटफुल ऑनर। मीन्स वो उस लेटर को वापस उस राइटफुल ऑनर को देना चाहता है जो लेटर वो पढ़ रहा है, और उस लेटर से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ है। ही डिसाइड टू फाइंड कॉनी, वो सोचता है, वो डिसाइड करता है कि वो कॉनी को ढूंढेगा एंड डिलीवर द लेटर टू हर, और ये लेटर वो कॉनी को देगा। द नरेटर सर्च लीड्स हिम टू एन ओल्ड एज होम वेयर ही फाइनली फाइंड्स कॉनी। और नरेटर की जो ये सर्च होती है वो नरेटर को ओल्ड एज होम तक ले जाती है, जहाँ पर वो फाइनली कॉनी से मिलता है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉनी रिएक्शन, कॉनी का क्या रिएक्शन होता है जब उसे वो लेटर मिलता है। तो कॉनी, अब जब कॉनी को नरेटर वो लेटर देने जाता है या जब कॉनी के नर्सिंग होम में नरेटर पहुंचता है तो कॉनी कैसी होती है और उसको वो लेटर देख के कैसा लगता है। तो कॉनी, शी इज़ नाउ एल्डरली एंड फ्रिल, वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसके चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ आ चुकी है। इट्स डीपली मूव्ड, वो काफ़ी अंदर तक उसको शॉक लगता है। व्हेन शी रिसीव्ड द लेटर, जब उसे वो लेटर मिलता है, ठीक है, उसे शायद अब नहीं पता है कि क्या सब चीज़ें हो गई हैं या क्या नहीं हुई है। वो शायद काफ़ी चीज़ें अब हो चुकी है क्योंकि वो काफ़ी एज्ड हो चुकी है। तो नाउ शी इज़ डीपली मूव्ड, बट जैसे उसे वो लेटर मिलता है वो काफ़ी शॉक हो जाती है उसको देख के, काफ़ी सरप्राइज हो जाती है उसको देख के। एंड शी हैज़ बिलीव्ड फॉर मैनी ईयर्स दैट जिम वॉज लॉस्ट इन द वॉर एंड हैड नेवर रिटर्न, ठीक है, और वो इस बात पे यकीन कर चुकी होती है कि जिम कभी वॉर से वापस नहीं आएगा। द लेटर इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, वो लेटर उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है शी कुड हैव एवर रिसीव्ड, जो उसे कभी भी मिला होता है, ये उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस प्रेजेंट ब्रिंगिंग हर बैक टू द मेमोरीज़, वो उसे वापस उन्हीं मेमोरी में ले जाता है जहाँ पर वो और उसके हस्बैंड थे, ठीक है, मेमोरीज ऑफ हर बिलव्ड हस्बैंड एंड द होप एंड द लव दे शेयर, ठीक है। और अपनी स्टोरी द सोल्जर्स शेयर ड्रिंक फूड एंड द स्टोरीज, ठीक है, वो उस क्रिसमस इवनिंग के टाइम पे उस बैटल फील्ड के अंदर ये सब चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड दे आर क्रिएटिंग द मोमेंट ऑफ कैमराडरी, दे आर क्रिएटिंग द मोमेंट ऑफ हारमोनी, दे आर क्रिएटिंग द मोमेंट ऑफ, जहाँ पर वो दोनों ही आर्मी बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रही हैं, बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर रही हैं। एंड गुड फिल दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, ये एकदम अलग सा जो इवेंट है, बहुत खूबसूरत सा जो इवेंट है, इज़ रिमेंबर्ड एज ए पोइनेंट एंड टचिंग सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस। ये एकदम टचिंग, एक सैड सा सेलिब्रेशन है। टचिंग इसलिए क्योंकि दो अलग अलग आर्मी हैं, और सैड इसलिए कि ये एक वर्ल्ड वॉर का टाइम है, कभी भी बैटल वापस स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मैं एक बार वापस इसको पढ़ देती हूँ। द क्रिसमस इवनिंग इज सेलिब्रेटेड एज ए रिमार्केबल एंड यूनिक मैनर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अगर आपका जो आंसर आता है इसकी स्टार्टिंग आपको इसी तरीके से करनी है अगर इस क्रिसमस सेलिब्रेशन रिगार्डिंग आपका आंसर आता है तो। एंड द स्टोरी इज सेट इन द ट्रेंचेस वेयर ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स टेम्परेरली हॉल्ट देयर फाइटिंग, थोड़े टाइम के लिए अपनी फाइट को रोक देते हैं क्रिसमस इवनिंग पर, ऑन क्रिसमस इवनिंग, और बोथ द साइड्स कम टुगेदर, दोनों ही साइड एक साथ आती हैं। दे सिंग कैरल, वो गाने गाती हैं, एक्सचेंज ग्रीटिंग एंड इवन दे प्ले अ फ्रेंडली गेम ऑफ फुटबॉल, और यहाँ तक कि वो बहुत अच्छे से साथ में खेलती भी हैं। दिस स्पॉन्टेनियस एंड हार्टफेल्ट ट्रूथ सिम्बलाइजेस, ये बहुत अच्छा अचानक से हो जाने वाला और एक बहुत दिल को छू जाने वाला सीज़ फायर वाला जो टाइमिंग है, ये सिम्बलाइज करता है पीस और ह्यूमैनिटी को। कौन से टाइम में? वॉर के टाइम में। जो सोल्जर हैं ये सब अपना खाना शेयर कर रहे हैं, अपना ड्रिंक शेयर कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये काफ़ी टचिंग है, ये काफ़ी टचिंग और रिमेम्बरेबल सेलिब्रेशन है क्रिसमस का। ओके, ये है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि कॉनी का हाउस कहाँ था, उसका नर्सिंग होम कहाँ था, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो कॉनी लिव्स इन ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड, कॉनी ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड में रहती थी। दिस इज़ वेयर द नरेटर फाइंड्स द लेटर, ये वही जगह है जहाँ नरेटर को वो लेटर मिला, रिटन बाय जिम, जो कि जिम ने लिखा था टू कॉनी वाइल रीस्टोरिंग एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क, जब वो उस रोल टॉप डेस्क को रीस्टोर कर रहा था। ही बॉट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है, और उसने वो अपने लिए एज ए क्रिसमस प्रेजेंट खरीदा था। हालांकि जब उसने कॉनी को वो लेटर दिया तो वो किसी और के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर गया। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। सो कॉनी इज़ इवेंचुअली फाउंड लिविंग इन अ नर्सिंग होम, और हमें लास्ट में पता चलता है कि कॉनी एक नर्सिंग होम में रहती है जिसको बर्लिंगटन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वेयर द नरेटर विजिट्स हर टू डिलीवर द लेटर, और ये वही जगह है जहाँ नरेटर उसे वो लेटर डिलीवर करने जाता है। जिम दैट ही डिस्कवर्ड इन द रोल टॉप डेस्क, बर्लिंगटन हाउस इज़ लोकेटेड इन ब्रिडपोर्ट, और बर्लिंगटन हाउस कहाँ पर है? ब्रिडपोर्ट के अंदर, इंग्लैंड में, विच इज़ ऑल्सो मेंशन एज कॉनीज होम टाउन इन द स्टोरी, जो कि कॉनी के होम टाउन के रूप में पहले से ही स्टोरी में मेंशन है। सो विद दिस वी टू द एंड ऑफ द क्लास. If you like it,
So please like, share and subscribe my channel. All those things which are very important in this chapter I have covered it up thoroughly. ठीक है, हमने उन सब पे डिस्कशन भी कर लिया है, और उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कोई और चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, then I will come up in the next video along with those questions and answer. Hope you like it, and I am clear in that. So please like and share and subscribe my channel. It's Albatross English Classes. Thank you. Bye bye.